देख रहे होंगे प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, सरकार में प्राइवेटाइजेशन। देखो दो प्रकार की सरकारें हमारे यहाँ हैं, एक जैसे एक पार्टियों के स्तर पे देखें तो एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है, दोनों की थिंकिंग अलग अलग है। बीजेपी की सरकार में ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होता है, कांग्रेस की सरकार में पहले था कि नहीं होगा लेकिन उसमें भी हो ही रहा है। प्राइवेटाइजेशन का दौर कांग्रेस ने ही शुरू किया 1991 में उदारीकरण में नरसिम्हा राव की सरकार थी तो मनमोहन राव मॉडल आया उसमें और वहीं से शुरू हुआ। ऐसे ही अमेरिका में था, अमेरिका एक उदारवादी अर्थव्यवस्था थी लेकिन वहां पे एक राष्ट्रपति आए थे, रूजवेल्ट उनका नाम था, ठीक है ना, और हाँ शायद यही नाम था जो मेरे ध्यान में आ रहा है। उन्होंने उस उदारवादी अर्थव्यवस्था से 2 कदम पीछे लिया और फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था को वहां पे लाए, मतलब इकोनॉमी को सपोर्ट करना। तो आप ये मान के चलिए प्रेजेंट में कोई भी विचारधारा एकाकी तौर पे नहीं चल पा रही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोग प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं और कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है तो उसका मतलब उसको एक उसे क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन का अपोजिट जिसे आप कहें कि सरकारीकरण आप कह सकते हैं, उसे सरकार अपने अंडर में ले लेती है, जिसे राष्ट्रीयकरण आप कहते हैं। ये दोनों चीजें किसी भी देश में पूरी तरीके से उदारवादी अर्थव्यवस्था नहीं है और ना ही किसी देश में पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उसी बेस पे ना तो कोई देश पूरी तरीके से इस समय फेडरल है, कोफेडरल तो है ही नहीं, ना पूरी तरीके से फेडरल है और ना ही पूरी तरीके से कोई देश यूनिटरी है। अमेरिका भी फेडरल का बेस्ट एग्जांपल है लेकिन वहां भी यूनिटरी के अधिकांश लक्षण इस फेडरेशन में आ गए हैं। हमें यह समझना है कि अमेरिका अगर यूनिटरी ना होता तो वहां के राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत ना थी। अब वहां 2 चीजें होता है, एक अविनाशी, इसमें क्वेश्चन आता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और दूसरा है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये दोनों चीजें हैं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ और विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। हमें प्रेजेंट तौर पे यहाँ पे समझना है कि हम अपने यहाँ राज्यों को तोड़ सकते हैं, सीमा घटा सकते हैं, उन राज्यों को 2 राज्यों से तीसरा राज्य बना सकते हैं कि नहीं? तो ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ ये कौन है? क्वेश्चन आता है, विनाशी का मतलब समझ रहे हैं, सीमाओं को तोड़ना जोड़ना, लाइक दिस। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आप समझ पा रहे हैं नहीं? इसके टुकड़े वगैरह नहीं कर सकते। हाँ देखना ध्यान से, आप ऐसा समझो, डिस्ट्रॉय, किसी चीज को ब्रेक कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये तो समझ आओगे है ना। देखो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इसके स्तर पे अमेरिका,
क्योंकि यहाँ पे संघ की व्यवस्था पूरी तरीके से है, यहाँ पे राज्यों का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखिएगा, राज्यों के लिए अलग संविधान भी है, राज्यों के लिए अलग पावर भी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ अविनाशी का मतलब क्या है? अविनाशी का मतलब उन राज्यों का कभी विनाश नहीं हो सकता, वो राज्य कभी खत्म नहीं हो सकते। कभी कभी कहीं कहीं पे जैसे लोग आशीर्वाद देते हैं, कहीं आशीर्वाद की जगह पहले संत लोग श्राप भी देते थे, तो कहते थे जय आपका विनाश हो जाए। सुना है आपने कभी? तो वही उसी से बना हुआ है। तो अविनाशी मतलब वो पूरी तरीके से इसे आप ये कांस्टेंट आप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। अविनाशी कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई फेरबदल नहीं होगा। तो अविनाशी राज्य और अविनाशी संघ, यहां ना संघ टूट सकता है ना राज्य टूट सकता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये संघ रहेगा लेकिन इन राज्यों के स्तर पे फेरबदल हो सकते हैं। हमने तेलंगाना बनाया, हमने और क्या बनाया? झारखंड बनाया, उत्तराखंड बनाया, सब बनाए ये। पहले बहुत कम थे। हरियाणा और पंजाब भी बना ही हुआ है, ठीक है ना? हाँ, पंजाब हरियाणा से अलग हुआ है कि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है? सर हरियाणा से पंजाब नहीं, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ सर। मेन राज्य हरियाणा था, फिर हरियाणा से पंजाब बना है, ठीक है ना? इसीलिए दोनों की राजधानी एक है। हरियाणा की राजधानी भी क्या है? ये चंडीगढ़, और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़। दोनों मुख्यमंत्री वहां पे बैठते हैं, दोनों मुख्यमंत्री बैठते हैं, दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे को समय के अनुसार अपनी बातें कहते हैं, ये हो जाता है, ठीक है ना? तो राज्य ऐसे बनते रहते। तो विनाशी राज्य, हमारे यहाँ राज्यों का विनाश हुआ कि नहीं? एक राज्य थे, अलग हो गए, विनाश हो गया, ठीक है? अविनाशी संघ, संघ का विनाश हुआ, संघ बना हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि राज्य खत्म हो जाएंगे, राज्य रहेंगे नहीं, राज्य होंगे, राज्यों का फेरबदल हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे सर हमारे बारे में क्षेत्रफल छोटा बड़ा हो जाएगा, तो यूएसए में ऐसा नहीं होगा। यही है, लेकिन अभी हम एक्सेप्शन भी देखेंगे। यूएसए में 50 कैसे हो गए? वही सब कुछ। पहले 50 कहाँ थे? 50 बना दिए। लेकिन अब देखिएगा, यहां यही जो यूनिटरी सिस्टम है ना, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया राज्य अलग नहीं हो सकते। तो ऐसे ही एक पिछले दरवाजे से अमेरिका जो है उन राज्यों के स्तर पे अपनी संख्या बढ़ाता, और अभी भी ये चल ही रहा है वहां, ठीक है ना? तो लेकिन एक जो विचारधारा है, एक जो सिद्धांत है, हम सिद्धांत के स्तर पर ये जानते हैं, ये सिद्धांत के स्तर पर है। सिद्धांत और व्यवहार में बहुत फर्क होता है। सिद्धांत में सब कहते हैं मैं क्या क्या नहीं करूंगा, क्या क्या करूंगा, लेकिन व्यवहार में चीजें कितना हो पाती हैं ये अलग। राम का रोल निभाने वाले भी राजनीति में आ जाए तो दुख होता है। वो भी वोट मांग रहे हैं, वो भी मंच, यही देखना है ना? तो समय का दौर है, ठीक है ना? दिग्विजय सिंह को भी शादी का अच्छा ऑफर मिल जाए तो क्यों छोड़ेंगे, करेंगे। एनडी तिवारी भी इसी में थे बेचारे। तो मेरे कहने का मतलब है सिद्धांत और व्यवहार बहुत अलग होता है। लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं ने, हमारे यहाँ की संविधान सभा में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों ने सिद्धांत और व्यवहार में एक सामंजस्य रखा कि हम जो सिद्धांत ले रहे हैं उसे व्यवहार में लेके चल सके। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ ये था, ये है और ये रहेगा, ये चल रहा है। लेकिन ये इनकी जो बातें हैं, इनकी बातें सिद्धांत के तौर पे सफल होती नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो है। राज्यों को यहाँ ताकत है, सीनेट में 2 ही जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ यूपी है तो पूरा भर के जाएंगे, गोवा है तो एक आध जाएंगे। ये समझना है। कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि भारत देश किस कैटेगरी में आता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो ये चीज इसमें हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें मैं क्वेश्चन निकाल रहा था, क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं, क्वेश्चन जब निकालेंगे 3-4 तो हम इस पे चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना समझना। आइए आगे देखते हैं। तो बंगाल में इस बार स्थिति क्या होने वाली है? जीतेगा कोई? जीतेगा कोई ना कोई तो जीतेगा। कौन जीतेगा? सब लगता था कि सर मोदी आ जाएंगे, लगता था सर मोदी आ जाएंगे। जिस हिसाब से पॉपुलेशन का वहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, सोचिए रोल है, कोई जानता ही नहीं था ये भी आ जाएंगे। अब वो श्री राम का प्रचार करने के लिए वहां पे चलेंगे। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको बताएंगे, राष्ट्रपति जो प्रणाली होती है और संसदीय सिस्टम। भारत में संसदीय प्रणाली इसीलिए अपनाई गई कि जो भी अगर कोई नेता बन रहा है, ये प्रधानमंत्री, जब भी प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन होते हैं तो उससे कभी क्षेत्र की जनता को कभी लाभ नहीं मिल सकता। अंबेडकर ने ये बात कही थी और गांधी ने भी ये बात कही थी, कानून चाहे जितना अच्छा बना लो, यदि कानून को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बेहतर नहीं आएंगे तो सारी की सारी चीजें धरी रह जाएंगी। समझ रहे? क्षेत्र के स्तर पे लीडर अगर बेहतर नहीं आएगा तो ऊपर प्रधानमंत्री चाहे जितना बेहतर हो, क्षेत्र की जनता को लाभ मिलने में या तो बहुत देरी हो जाती है या तो भ्रष्टाचार इस स्तर का हो जाता है कि वो मिल नहीं पाता। समझे ये चीजें। और भारत का इलेक्शन आजकल वही हो गया है, किसी राज्य में दूल्हा नहीं दिखाया भी हो रहा और भाजपा वाले रखते भी नहीं। भाजपा वाले जहां पे दूल्हा रख दिए वहां पे बेचारे हार जाते हैं। उन्होंने सोचा कि दूल्हा रखना बंद करो, जीतेंगे पिता के नाम पर, मोदी के नाम पर, फिर बाद में बैठाएंगे किसी को। अच्छी बात है उनकी स्टेज, पॉलिटिकल स्टेज। लेकिन एक चीज तो है, राजनीति करना अगर किसी से सीखना है तो मोदी से जरूर सीखें। कहां पे, किस ट्रेंड पे, किस तरीके से मोदी विकास की बात करते हैं और नीचे यहां पे नेता ये धर्म की बात करते हैं। जनता कंफ्यूज हो जाती है कि वोट धर्म पे देना है या विकास पे देना है। जो विकास वाले हैं उनकी सोच ऊंची होती है, वो प्रधानमंत्री पे ध्यान देते हैं। जो धर्म वाले हैं उनकी सोच कम होती है, वो इनके नीचे वाले पे ध्यान देते हैं। तो दोनों वोट आके मिल जाता है। एक स्ट्रेटजी होती है, अच्छी स्ट्रेटजी है। ये देखिए, आइए पॉलिटिकल पार्टियों का रोल देखिए। एक क्वेश्चन है, एसर्शन और रीजन में किया लास्ट में, फिर इसके आगे हम शुरू करेंगे एक्ट। एसर्शन, political parties are lifeblood of democracy. Political parties, lifeblood of democracy. Origin देखिएगा, normally people blame political parties for bad governance. Normally people blame political parties
फॉर बैड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आप सब समझ पा रहे हैं? शासन से। एक ऑप्शन है बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन of A. Yes. Both correct. R is not correct explanation. फिर C. A and R is true. A is wrong. इसे false लिखो। False. R is right. देखिए, आप एक ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ऑफिसर बहुत अच्छे हों तब देश आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बहुत अच्छे हों तब देश आगे बढ़ेगा। ये सारी की सारी बातें गलत है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिशियंस किसी देश में जितने बेहतर होंगे उतना ही बेहतर उस देश की अर्थव्यवस्था होगी, उस देश का कल्चर होगा, उस देश की लाइफ स्टाइल होगी और उस देश के धर्मगुरु भी उतने अच्छे होंगे। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज पर, मतलब पॉलिटिशियंस पर, मतलब नेताओं पर। और इस जमाने में कोई भी अपने बेटे को, या कोई किसी का बेटा बहुत अच्छा है तो कोई अपने बेटे को नेता नहीं बनाना चाहता है। कोई चाहता है? बनाना नहीं चाहता। नेता का मतलब लोग हमारे यहाँ समझते हैं एक लोफर टाइप आदमी से, जो किसी लायक नहीं है वो नेता बन जाए, है कि नहीं ऐसा? लेकिन यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, ये लाइफ ब्लड है डेमोक्रेसी की। नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस। जो भी अगर कोई बुरा वहां पे कोई शासन है या बुरे तरीके से या बेकार तरीके से कोई सिस्टम चल रहा है तो हम पूरी तरीके से किसको ब्लेम करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को। इसीलिए वही क्या है, जैसे जैसे हम या आप, कोई भी हो, आप पीछे हैं या हम पीछे हैं या कोई भी दिक्कत हुई या किसी भी स्तर के हमारे व्यक्तित्व निर्माण में कोई कमी रह गई तो हम किसको ब्लेम करते हैं? हम अपने गार्जियन को ब्लेम करते हैं। देखो ईश्वर ने ऐसा बाप दिया, अगर काश सही होता तो आज मैं आगे होता। या ईश्वर ने ऐसी माँ दिया कि सही खाना नहीं खिलाई, जब देखो तब जो नहीं खाना चाहिए उसे दे दी, और इसीलिए स्तर पे ये हो गया। करते हैं नहीं? सभी करते हैं। या ऐसे ना किए होते तो आज ये जो लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है ये काम ना करना होता। हम नेहरू को इसीलिए तो जिम्मेदार ठहराते हैं हर जगह कि देखो यहाँ पे ये करके ये कर दिए, कश्मीर के स्तर पे ये कर दिए, कहते हैं कि नहीं? फिर पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, मतलब गांधी को कहते हैं कि ये गांधी ने गलत कर दिया। इसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस थी उस समय को हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि नहीं? तो इसीलिए जिसको हम जिम्मेदार ठहराते हैं वो एक ब्लड का काम करता है। और हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए एक प्रकार की ब्लड है, क्योंकि किसी भी गलती के लिए हम उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। टिकरी गांव की डिस्पेंसरी में अगर डॉक्टर सही से दवाई नहीं दे रहा है, एक बार इंजेक्शन लगा देता है तो दोबारा लोग जाना नहीं चाहते उससे इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो हम किसको जिम्मेदार वो वहां पे ठहराते हैं? सरकार को। कैसी सरकार है? कैसे लोगों को भर्ती कर लिया? कहते हैं नहीं? और कोई अच्छी सुविधा अगर वहां पे मिल रही है तो कहते हैं नहीं ये काम सही हो रहा है। अगर कोई पुलिस वाला अच्छा काम कर रहा है, कोई डीएम अच्छा काम कर रहा है तो हम डीएम को अच्छा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है।
और कोई डीएम भ्रष्टाचार कर रहा है तो हम बोलते हैं डीएम भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। इसीलिए कहीं पे कानून व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सरकार पर ब्लेम करते हैं। यूपी में इस समय बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए हम किसको यहाँ ब्लेम करते हैं? योगी सरकार को, कि ये साहब संभाल पा ही नहीं रहे हैं, केवल संत बन के आ गए हैं। इनको करें, हम किसी अधिकारी को ब्लेम नहीं करते। और ध्यान में रखना है, कोई पॉलिटिकल पार्टियों के नीचे ही सारे लोग, मतलब लोग हैं। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री हुआ या मुख्यमंत्री हुआ, इनके नीचे ही सभी लोग काम करते हैं, चाहे जो। बिना इनके इजाजत के एक गोली भी पाकिस्तान की तरफ नहीं चलती, या पाकिस्तान उधर से कर रहा है तो इधर से काउंटर फायरिंग कर भी नहीं सकती। कंट्रोल किसके हाथ में है? तो जिसके हाथ में कंट्रोल है, और ये कंट्रोल लेते किससे हैं? जनता से। और जनता की मानसिकता देखकर ही यहाँ पे आदेश देते हैं या नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले प्रधानमंत्री देश के लोगों के मूड को भांप रहे थे, मतलब देख रहे थे व्यक्ति के अंदर चल क्या रहा है। जब पूरी तरीके से पहचान लिए कि हाँ लोग चाह रहे हैं तो फिर किए। ये समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? लाइफ। और इसीलिए आप ये ध्यान, मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी लोकतंत्र में जब तक बेहतर नेता नहीं आते हैं तब तक उस लोकतंत्र में भ्रष्टाचार रहता है, गरीबी रहती है, भुखमरी रहती है, गुंडागर्दी रहती है, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां रहती हैं, और जो भी कमजोर वर्ग हैं उनको एक मजाक के पात्र के रूप में दिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा। कौन सही होगा यहाँ पे? कैसे सी सही होगा? ए एंड आर आर करेक्ट, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि नॉर्मल में भी तो यही बात कह रहा है, ए एंड आर इज ट्रू। ए और आर ट्रू है, बाकी ये तो नहीं है ना। ठीक है ना? यहाँ पे आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपको भी ये मान लेना है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए कोई पुलिस वाला अगर किसी को डंडा मार रहा है तो ये नहीं मानना है कि वो मार रहा है, उसको ऊपर से आदेश है या उस प्रकार से उसे वहां रखा गया। ठीक है, ये समझ में आया? यहां तो कोई दिक्कत? तो आप सब जब पुलिस में जाएंगे तो आप देखिएगा आपको कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, या किसी भी स्तर पे, कोई आईएएस बना, कोई पीसीएस बना। इसीलिए जब कभी कभी कहीं पे दंगा होता है तो दंगा करवाने में उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहला हाथ होता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री एसपी को बोल देता है कि नहीं, कुछ बोलना नहीं है, चलने दो। जब आप पढ़ते हैं तो समझ लेते हैं कि कौन शोषण करने वाला है, यही तो है। ठीक है, यहां तक हम पढ़ रहे हैं। अब शुरू करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए एक चीज आप समझिए, हमारा संविधान जो बना हुआ है, हमें रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है। लेकिन इसके पहले कॉन्सेप्ट समझिए। हमारा जो भी संविधान बना हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के द्वारा बनाया गया है। और ये जो हमारा संविधान है, जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो ये अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रकार के संविधान की रचना या एक प्रकार का एक्ट ये बनाते रहे। क्या बनाते रहे? एक्ट। वो संविधान नहीं है। संविधान संविधान सभा में ही लिखा जाएगा, ये एक्ट बनाते रहे।
और आप देखिएगा ये जब एक्ट बना रहे हैं कंपनी का शासन, कंपनी के शासन को कैसे ये ब्रिटिश शासन में मिलाते हैं। कंपनी यहां काम कर रही है। अच्छा एक चीज और सोचना है आपको, अंग्रेज जो वहां ब्रिटिश के जो व्यापारी हैं, अंग्रेज को जो व्यापारी हैं यहां पे काम करने के लिए आ रहे हैं, वहां की सरकार से एक प्रकार का मतलब एक चार्टर लेके आ रहे हैं, व्यापार करने का चार्टर, व्यापार करने का अधिकार पत्र वहां से लेना है। तो व्यापारियों को अधिकार पत्र लेने की जरूरत क्या थी, समझ रहे हैं? क्योंकि व्यापारी मूल निवासी थे कहां के, वहां थे। इसका मतलब टैक्स का सिस्टम रहा होगा, आप जो कमाएंगे इतना देंगे, इस हिसाब से उसके बदले सरकार उस यहाँ पे सहायता करेगी। इसका मतलब कि व्यापार जैसे जैसे बढ़ेगा, यहाँ पे जो जो घटनाएं होंगी सरकार की नजर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रहेगी। कंपनी का विस्तार शुरू होगा तो फिर सरकार यहाँ पे कंपनी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए धीरे धीरे काम करेगी, सरकार करेगी यहाँ पे। तो यही देखना है। लोग कहते हैं कि ब्रिटिश ब्रिटिशर्स अपने आप को इस रूप में रखते हैं कि हम तो इंडिया गए थे व्यापार करने, लेकिन अनजाने में वहां पे मैं गद्दी पर बैठ गया, कोई था ही नहीं। लेकिन ये इनकी एक सोची समझी साजिश थी, अनजाने में ये सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने भारत पे राज किया है और लगभग 200 वर्षों तक राज किया है। इसी को हम समझेंगे। हर एक एक्ट, यहाँ पे एक्ट आएगा, हर एक्ट में कमियां होंगी और हर तरफ ये सुधार करते हुए जाएंगे। यहाँ पे देखना है, एक्ट में जो सुधार कर रहे हैं उन्हीं लास्ट में 1935 का अधिनियम आएगा, 1935। हमारे संविधान में इसी 1935 के अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान लिए गए, मतलब आधे से ज्यादा आप मान सकते। ये प्रावधान किसने बनाया है? अंग्रेजों ने बनाया है। लेकिन तो हमने इसको रख लिया, तो हम में और अंग्रेजों में फर्क क्या रह गया? फर्क है, फर्क ये है कि इसे हमारे यहाँ के मान्य प्रतिनिधियों ने रखा है, जो हमारे द्वारा संविधान सभा में भेजे गए थे। तो इनकी नियत पे कोई सवाल नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसे अंग्रेजों ने रखा था और इसमें कोई भारतीय था नहीं, इसलिए यहाँ पे एक शक का बिंदु था, इसके दुरुपयोग की संभावना थी। ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी कभी जब इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको भी तर्क के आधार पर ये दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जिस बारात में कोई अपना मित्र होता है वहां पे विश्वास ज्यादा होता है, और जिस बारात में आपका कोई अपना होता नहीं वहां पे विश्वास की संभावना बहुत कम होती है। ऐसा होता है कि नहीं? या जिस भी प्रोग्राम में या जिस भी जगह या जिस भी घर में, तो ये चीज यहाँ संविधान सभा में हमारे लोग थे, वो चाहे चीजों को जहां से लिए लेकिन वो हमारे थे, इसीलिए हमें उन पर विश्वास है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय गणतंत्र का संविधान जनता के मान प्रतिनिधियों के निकाय, और ये जो अनुसंधान किए, ये जो विचार विमर्श किए, उसी का एक परिणाम है। संविधान सभा में, हमारी संविधान सभा की एक विशेषता और थी, इसमें वोटिंग के थ्रू कोई किसी प्रोविजन को नहीं रखा गया, किसी आर्टिकल को। बहुमत का कोई महत्व नहीं था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सहमति का महत्व था। इसीलिए मोदी कभी कभी एक स्टेटमेंट कहते हैं, बहुमत नहीं सहमति, वो यहीं से पकड़े हुए हैं। समझ में आया? कभी कभी बड़े स्तर के नेता जब कोई बात बोलते हैं तो वो कहां से बात लेते हैं ये अध्ययन है। इसीलिए भाजपा के लोग चुनाव प्रचार कहां से शुरू किए थे। इस बार जब इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो आप देखिएगा उस जगह का अपना एक इतिहास है, आजादी से जोड़ के। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए बोलते हैं बहुमत नहीं सहमति। तो जो भी एक एक आर्टिकल, एक एक बातें जो रखी गई थी, सहमति के आधार पर रखी गई थी। मूल अधिकार था और डीपीएसपी था। मूल अधिकारों पे सबकी सहमति बन गई थी
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे सबकी सहमति नहीं बन पा रही थी कुछ बिंदुओं पर, तो उसको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया, और जहां पे सहमति बन गई उसको हमने मूल अधिकार में रख दिया। ये समझ पाए? जैसे गायों के स्तर पे था, गाय और बछड़ों का संरक्षण किया जाए, तो उस समय सहमति नहीं बन पाई थी, क्योंकि गाय के स्तर पे गाय का मीट लोग यूज करते थे, गोवा में था, महात्मा गांधी जानते थे इस बारे में, तो बोले कि भाई अभी सहमति है नहीं, जब तक सभी लोग जागरूक होंगे तब इन भावनाओं का सम्मान किया जा सकता है, तो इसको उठा के यहाँ रख दिया। अच्छा, गाय के स्तर पे आप ये जानिए, किसी भी जीव जंतु का संरक्षण कब करेंगे? जब उस जीव जंतु का महत्व होगा। आज गायें रोड पे घूम रही हैं, बैल अपना रोड पे घूम रहे हैं, उससे लोगों को खतरा है। एक गाय को बचाया जाए या एक इंसान को बचाया जाए, ये तर्क का बिंदु होता है। लेकिन अभी उतना लोग समझदार हैं, या तो गाय उतना दूध दे कि वो सड़क पे घूम ना पाए, और जब ऐसी स्थिति नहीं होती है तो फिर धर्म के आधार पे होते हैं, और धर्म के आधार पे जब किसी पशु का संरक्षण किया जाता है तो किसी के लिए बेहतर नहीं होता। सर एक बार दोबारा बताना कि मतलब कंपनी को मतलब ये इनसे चार्टर लेना क्यों पड़ता था? मतलब नियम था सर उस देश का कि वार्ता वगैरह व्यापार करने की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती? जैसे आप हैं, आप अपने घर से बाहर गए तो अपने घर से अनुमति लेके जाते हैं ना, नहीं तो कोई भी दिक्कत होगी भाई आप जानिएगा, हम क्यों जाने? अच्छा सर, अनुमति लेनी पड़ती? हाँ, अनुमति। हमारे यहाँ पे अगर मान लीजिए धीरू भाई अंबानी हैं, अनिल अंबानी हैं, या फिर ये कोई भी हुआ, टाटा हुए, अगर ये किसी दूसरे देश में जाते हैं बिजनेस करने के लिए तो भारत सरकार से अनुमति लेते हैं, ऐसे नहीं जाते, भारत सरकार की अनुमति और फिर वहां जाते हैं। इसीलिए मोदी सरकार जब जाते हैं तो वहां सबसे पहले वहां की गवर्नमेंट से मिलते हैं, फिर गवर्नमेंट के बाद वहां के बिजनेस क्लास से मिलते हैं, और फिर उनको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। और वो लोग जब हमारे यहाँ आएंगे तो उस सरकार की अनुमति लेके आएंगे, बिना अनुमति के नहीं। ये बात समझ में? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगी साथ तो हमारी सरकार देगी ना। इसीलिए जब कभी भारतीय कंपनियों के साथ कुछ फेरबदल किया जाता है तो भारत की सरकार बोलती है कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और अमेरिका की कंपनियों के साथ जब कुछ किया जाता है, भारत में कोई कानून लाया जाता है, उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अगर लगता है तो वहां के राष्ट्रपति तुरंत बोलते हैं। इसलिए जानिएगा, कंपनियां देखने में लगती हैं कि प्राइवेट लोगों की है, लेकिन प्रॉफिट डायरेक्ट किसको होता है? सरकार को। हमारे यहाँ टैक्स जो भी हुआ 15% या 18%, ये तो है, ये तो जाता ही है। और इंडिया की कंपनी बाहर कहीं कमा रही तो पैसा इंडिया रहेगी, रोजगार जनरेट इंडिया में होगा, और इससे टैक्स किसको मिलेगा? सरकार को मिलेगा। सिंपल सा मान लो, सर्विस टैक्स इस समय 18% है, मैं 20% मान के चलता हूँ। अपनी टोटल कमाई का आप 20% ऐसे डायरेक्ट दे रहे हैं, नहीं, वर्कर जो कमा रहे हैं उसका दे रहे हैं, कारपोरेट टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो 50% तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये सरकार ले ही लेती है। तो दिखाई नहीं देता, लेकिन 50% तो सरकार का ही है। और सरकार अगर काम करती तो एक तो कंपनी चला ना पाती, फिर 50% पाने की जगह 50% इसमें देती दूसरे को घाटे में। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनियां जहां पे जाती हैं किसी देश से, हमारे यहाँ की कंपनी अगर कहीं भी वहां व्यापार कर रही है तो सरकारें अपने आप में खुश होती है कि नहीं ये अच्छा काम है, और इसी के थ्रू हमारा प्रचार भी तो होता है। वो हमारे देश के हिसाब से ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। ये समझ, इसीलिए आप भी जब आप अमेरिका में जाएंगे, आप कोई जॉब करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? आपको व्यक्तिगत रूप में दिखता है लाभ, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ देश को होता है, सरकार का होता है, क्योंकि आप एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में होते हैं, जिसे पीपल टू पीपल कनेक्शन बोला जाता है। जैसे बिहार के लोग अगर यहाँ पे हैं, या यूपी के लोग अगर यहाँ पे हैं, लाल भी आ जाए, देखो सब इकट्ठा हो जाए, तो वो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कोई भी बात कहेंगे तो उससे उनका वर्चस्व बढ़ा ना बिहार वालों का।
इसलिए कभी कभी वोट मांगने के लिए देखेंगे नीतीश आते हैं, नीतीश जो वहां के हैं या लालू के, वो सब वोट मांगने के लिए आते हैं क्योंकि वहां के हैं, लोग इनको फेवर करते हैं, हमारा अपना आदमी। मतलब ऐसा नहीं है, ये तो एग्जाम्पल कहीं। आइए तो कुछ चीजें जानना। 1949 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये संविधान, ये 200 वर्षों, ये 200 वर्षों की अपनी एक विचारधारा है। 200 वर्षों तक जो एक्ट बने हैं उन्हीं का एक परिणाम है, ये समझ में है। और इसके साथ एक चीज और देखना है, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया और 200 वर्षों में ये जो जो एक्ट अपना बना रहे थे, फिर बाद में हमारे यहाँ पे संविधान सभा बनी। इस संविधान सभा ने एक संविधान बनाया। इस संविधान सभा में हमारे द्वारा जो यहाँ पे मांगे गए जो प्रतिनिधि थे, मतलब जो भारतीय थे, ये सब मिलके बनाए और ये बना भारत का संविधान। चीजें कमोबेश यही थी, लेकिन हमने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिया, कुछ चीजें बाहर से भी हमने ली। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे हुआ ये हम देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, देखिएगा। सर सभा में जो आदमी बैठे थे, ये किस प्रकार चुन के आए थे? हाँ, नहीं चुने थे तो वैसे नहीं थे, लेकिन ये जो आए हुए थे देशी रियासतों के राजा आ गए थे। हाँ हाँ, सब आए थे। इसमें सब, इसमें क्या सिस्टम था, इस पे एक क्लास जब मैं अलग से लूंगा तो वहां पे बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में आप ऐसा समझो। ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वहां से तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुन के भेजे गए लोग थे, लेकिन जो देसी रियासतें थी वहां से ये राजा लोग आए हुए थे। बुलाया गया था, चाहे साहब आप आए या आप अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दें, जिसे आप चाहें, तो वो सब यहाँ पे आए थे। मुस्लिम लीग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेहरू ने मुस्लिम लीग को फिर बोला, या तो आप पार्टिसिपेट करें या तो फिर त्यागपत्र दें, हटे आप। फिर मुस्लिम लीग यहाँ पे आई, लेकिन उस प्रकार से बात बन नहीं पाई, तो फिर वही दंगा शुरू हो गया। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी बात देखिएगा, एक तरफ भारत में दंगा चल रहा है और दूसरी तरफ यहाँ संविधान सभा संविधान का काम कर रही है। बहुत से प्रोविजन, बहुत सी चीजें जो हमने सीखी हैं, इसलिए सीखी हैं कि इधर दंगे का माहौल है और इसी के बीच में संसद यहाँ पे चल रही, इसीलिए हमने अपने संविधान को यूनिटरी ज्यादा बना दिया कि कल को ऐसा कुछ ना हो। ये समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से, और फिर बाद में अलग पाकिस्तान अपना गया है। देखो पाकिस्तान का जो निर्माण था, पाकिस्तान के निर्माण में महात्मा गांधी ने कोशिश किया कि जो खिलाफत आंदोलन है उसके द्वारा थोड़ा सा मैनेज किया जाए, लेकिन खिलाफत आंदोलन में वो हिंदुओं को लेकर जैसे चले वैसे वहां खलीफा का पद ही समाप्त हो गया। अच्छा, खलीफा का पद जब समाप्त हो गया तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई काम ना बनने पर, जैसे आप देखिए, ऐसे हम आप इसको इस रूप में लें, इन दोनों लोगों में दुश्मनी है, ऐसे मान लो, ये हिंदू हैं और ये मुस्लिम, काफी दुश्मनी, ये समझने के लिए ऐसा है। और यहाँ पे एक नेता है, मान लीजिए मुस्लिम के, इनको देना है खून, मतलब भाई साहब बच जाए। अब मुस्लिमों के पास ज्यादा खून है नहीं, खून चाहिए ज्यादा, अब हिंदू अपना चल रहे साथ साथ, लेकिन ये यहाँ पे पहुंचे कि ये नेता मर गए। अब ध्यान रखिएगा, तो अब इनका कोई महत्व नहीं रहा, बल्कि एक विद्रोह ऊपर से आ जाएगा।
तो खिलाफत आंदोलन की जो असफलता है, लोग कहते हैं ये महात्मा गांधी का गलत नजरिया था। नजरिया गलत नहीं था, नजरिया उनका पवित्र ही था, लेकिन वो मौका हाथ से छूट गया, बस इतना। कभी भी पूछा जाए क्या खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी की गलती थी? नहीं, गलती नहीं थी। उनकी धारणा अपने आप में एक पवित्र रूप में थी। वो उस काम को करना चाहते थे जिससे भारत के बंटवारे को रोका जा सके। यहीं पे इसीलिए कर रहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत के बंटवारे को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर यहाँ आंदोलन में कूदे हुए थे कि खलीफा का पद अगर बच जाएगा तो मुस्लिमों और हिंदुओं में एक प्रकार की एकता दिखेगी, तो उससे कुछ लाभ लिया जाएगा। लेकिन यहां तक खत्म हो गया, तो फिर तो बढ़ गया। अच्छा, फिर इससे क्या हुआ? राजनीति में धर्म का समावेश हो गया, क्योंकि जो मुस्लिम धर्मगुरु थे वो राजनीति में आ गए, उससे फिर प्रॉब्लम होने लगी। तो ये चलता रहता। देखो, महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई में अगर थोड़ा सा पहले आए होते, जब हम संविधान आपको बनाएंगे, तो भारत देश का बंटवारा होता ही। इसका बीज पहले ही बोया जा चुका था, समझ रहे हैं? पृथक निर्वाचन की मांग, और उसी समय देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना, दोनों एक साथ होगा। पृथक निर्वाचन और मुस्लिम लीग, तो ये दोनों साथ साथ। और उस समय महात्मा गांधी है नहीं, महात्मा गांधी उस समय भारत में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में वो अपना काम कर रहे हैं। आते हैं बाद में, जब तक आते हैं तब तक ये काम हो चुका होता है, और उसी चीज को रोकने के लिए यहां पे आते हैं। लेकिन यहां पे मौका हाथ से छूट जाता है, क्या करें? तो महात्मा गांधी संत नहीं थे। महात्मा गांधी क्या थे? एक राजनीतिक व्यक्ति थे। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या महात्मा गांधी संत थे, तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ संत थे। संत नहीं थे, संत के बेस में एक बेहतर राजनीतिक व्यक्ति थे। और लोकतंत्र को संत चाहिए या राजनीतिक व्यक्ति चाहिए? संतों से कोई फायदा होने वाला नहीं, एक बेहतर पॉलिटिशियंस चाहिए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां समझना है आप, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। इसी को संवैधानिक महत्व बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे यहाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण जो शुरू होता है यहीं से शुरू होता है, ध्यान से देखना। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण यहीं से शुरू होता है। और कैसे शुरू होता है इसी को पॉइंट में देखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, यहां पे इसके जो कार्य थे, नियमित और नियंत्रित, नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम था। क्वेश्चन जब भी बनेगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम, या इसी में और दे देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पहला हस्तक्षेप था, या एक पहला स्टेप था, या एक पहला कदम था। किस लिए? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट किया जाए और कंट्रोल किया जाए। रेगुलेशन करना, किसी को रेगुलेट करना और किसी को नियंत्रित करना, जब ये शुरू होता है तो इसका मतलब ये मान लेना है आगे चल के उस पे आधिपत्य किसका होगा? जो रेगुलेशन करेगा।
जैसे कहते हैं ना भाई, इस पे सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी मालिक धीरे धीरे सरकार हो रही है। सर ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेजों ने लगाई थी। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। तो इन्हीं का तो नियंत्रण। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की थी, वहां के बिजनेस क्लास ने ये काम किया था, अधिकार पत्र लेकर आए हुए थे, लेकिन अब वहां की संसद, ब्रिटिश सरकार का मतलब वहां की संसद अब इस पे अपना नियंत्रण बढ़ा रही है। उस नियंत्रण को बढ़ाने की दिशा में जो पहला एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, इसका नाम ही है रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ला रहे हैं। सर ये तो कंपनी थी तो लगभग 1600 के आसपास में आ गई थी, है ना? हाँ, 1600। तो सर एक कर वर तो दे ही रहे होंगे, मतलब हाँ, ब्रिटिश बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। को। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मतलब सरकार ने चाहा कि मैं इसको नियंत्रित करूँ? हाँ बिल्कुल। ध्यान ये रखना है कि कंपनी में क्या होगा कि धीरे धीरे ये व्यक्तिगत रूप में लोग भ्रष्टाचार करने लगते हैं। अंग्रेज ऐसा नहीं था, अंग्रेज लालच तो सबके अंदर होती है, होमोसेपियंस हम भी, होमोसेपियंस आप भी हैं, जहां मिल जाए तो एक एक अधिकारी ही राजा से नजराना लेने लगे। अब यहाँ कंपनी का व्यापार हो रहा है, साथ में अपना व्यक्तिगत व्यापार कर रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं? जैसे एक हम अपना घी बेचें, अमूल कंपनी का घी बेचें और साथ में अपना गाय वाला घी है, देखो ये अमूल का, ये हमारा पर्सनल घी है, इस पे मैं ज्यादा विश्वास करता हूँ, चाहिए तो बताना। तो लोग कहेंगे साहब आप, अरे भाई मेरा ही है और मैं उसका मैनेजर हूँ, तो लोग कंपनी वाला लेंगे या ये वाला लेंगे? ये वाला लेंगे। मैनेजर साहब भी खुश रहेंगे और कह भी रहे हैं अच्छा। ये चीज लोगों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने व्यक्तिगत व्यापार शुरू कर दिया था, जिससे टैक्स नहीं मिला सर। हाँ टैक्स नहीं मिला, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और सरकार को ये पता था ये कंपनी आगे बढ़ेगी, तो सरकार इस पे क्या करने लगी, धीरे धीरे इसको सही दिशा में लाने का प्रयास करने लगी। ये चीज कभी कभी आप देखते होंगे कि भारत में भी कोई कंपनी हुआ, कोई वो हुआ, या यहाँ की कोई संस्था कहीं पे काम कर रही, सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो सरकार उसको रेगुलेट करने का प्रयास करती है। समझ पाएगी? जैसे अभी राम रहीम पकड़े गए थे, तो ये हो रहा था सरकार इनकी संस्था को अपना कब्जे में ले ली, सरकारी सत्संग करे, किसी को रख दे अपना 10-5 हजार पे, लेकिन ऐसा सरकार ने किया। ठीक है, तो नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया जो पहला कदम था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना? और यहां पे जानना है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता कार्य, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को यहाँ पे मान्यता मिलती है कंपनी के सर। हाँ, कंपनी के जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होते हैं और जो पॉलिटिकल वर्क होते हैं, देखो आप ही मानिएगा ये 1773 का ये टाइम पीरियड है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हो चुका है, तो राजनीतिक स्तर पे कंपनी की पैठ बन चुकी है। राजनीतिक स्तर पे कंपनी की पैठ बन गई तो प्रशासनिक स्तर पे इसके पहले बन चुकी थी, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब अब इसको वहां की सरकार मान्यता देगी। मान्यता का मतलब एक हद तक इन्होंने नियंत्रण कर लिया है, अब उस नियंत्रण को और बढ़ाना है, इसलिए ब्रिटेन की सरकार एक्ट लेके आ रही है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम या आप कोई बिजनेस अगर शुरू करते हैं, कोई बिजनेस सही से चलने लगता है, तो घर का जो मेच्योर व्यक्ति होता है या घर का जो मतलब बड़ा गार्जियन होता है, वो मदद करता है कि नहीं इसको और बढ़ाओ। तो सरकार ऐसे मदद कर रही है। हम अपने आप में देख के ये देख सकते हैं कि सरकार इनके कार्यों को, इनके लाभों को रोक रही है, लेकिन रोक नहीं रही है। इनकी संस्था को और बढ़ाने के लिए सरकार यहाँ पे आ रही है। ये समझने की बात है। देखने में लग रहा होगा ये नहीं, इनका तो प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम नहीं होगा। अगर सरकार रेलवे का विकास ना करती तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग और कमा पाते? कमा ही ना पाते। सरकार ने रेलवे दिया, सरकार प्रशासनिक अधिकारी देगी, सरकार अलग से अधिकारियों को ट्रेनिंग देगी तो और होगा। ये आप समझ पा रहे हैं? तो हमें ये समझना है वहां की सरकार का इंटेंशन इनके व्यापार को और बढ़ाना है। इनका व्यापार जैसे बढ़ेगा वैसे धन और जाएगा।
ये चीज। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? तो अब यहां पे देखिएगा, अगर ये कार्य हो रहा है तो धीरे धीरे क्या हो गया, केंद्रीय प्रशासन की नींव यहां पे रख दी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव। अब इसकी विशेषता, इस एक्ट की क्या विशेषता थी और देखिएगा। सिर्फ केंद्रीय प्रशासन में ये क्या मतलब है इसका? केंद्रीय प्रशासन का मतलब कि केंद्र के स्तर पे अब सरकार आ गई है। क्या आ गई? केंद्रीय प्रशासन, मतलब अब यहां पे सरकार आ गई है। अभी आप देखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को सबसे बड़ा बना दिया जाएगा। अच्छा सर, एक ही जगह से बैठ के पूरी कंपनी में हाँ, बाकी जो है मैनेजर उसके कंट्रोल में, मतलब ये बड़े मैनेजर, बाकी सब छोटे मैनेजर। नहीं तो इसके पहले सब अपने आप में मैनेजर थे, वो कोई बात हुई वो भी अपना खड़े होकर उनका कॉलर पकड़ लिए, वो भी पकड़ लिए, वो भी पकड़ लिए। अब नहीं पकड़ सकते, अब वो सबसे बड़ा है, अब जो बोलेगा सब मानेंगे। ये समझ पाए कि नहीं? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? यही समझना है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये एक पहला कदम था। और किसका सबसे पहला कदम था? ब्रिटेन की सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, अर्थात रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए। और यहीं पर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल वर्क को एक प्रकार की मान्यता दी गई। क्या दी गई? मान्यता। देखो, सरकार मान्यता दे रही, कभी कभी हमारी सरकारी स्कूलों को मान्यता नहीं देती है, लेकिन एक समय के बाद मान्यता देती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनियां हैं, सरकार ने उनको मान्यता नहीं दी हुई है, लेकिन एक समय के बाद जब वो डेवलप हो जाती है काम भर का, तब सरकार मान्यता देती है। ऐसे यहाँ पे ये चीजें अब डेवलप हो गई, अब इन्होंने ये जान लिया कि अब बेस बन गया है अच्छे से, तो अब मान्यता दो, अब अपनी भी इज्जत बनी रहेगी और यहाँ पे काम भी होगा। और कोई काम हुआ नहीं, मान्यता दे दिए तो फिर चलेगा? नहीं चलेगा। देखो, ये अंग्रेज हैं, इसीलिए जब आप कहते हैं नहीं अभी यहाँ कच्ची कॉलोनी है, सरकार ने मान्यता नहीं दिया, वो काम बढ़ रहा है। जिस दिन कॉलोनी काम भर का बन गई तो सरकार मान्यता दे देगी। वोट बैंक तो बने धीरे धीरे, यही चीज, ठीक है? तो ये मान के चलना है। कुछ लोग डर की वजह से जमीन नहीं खरीदते, ये कॉलोनी कच्ची है, लेकिन आप ही जानिएगा भीड़ बढ़ रही है तो खरीद के छोड़ दो अपने आप। हाँ, जनता होनी चाहिए, नहीं खेत छोड़ दियो, कभी मान्यता नहीं मिलेगी। लोग होने चाहिए, वोट होना चाहिए, और लोकतंत्र वोटों से चलता है। ये रिस्क ले लेना चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए। हाँ, अंग्रेजों देखो रिस्क लिए भाई, अंग्रेज भी तो रिस्क लिए हैं, ठीक है ना? मतलब एक्ट की विशेषता, बंगाल के गवर्नर को यहां पे देखिएगा, देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां बंगाल को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाएंगे अंग्रेज, क्योंकि बंगाल ये व्यापार का बेहतर केंद्र है। हाँ, समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे टाइम से पहुंच जाते हैं ये, तो वहीं पर पूरा अड्डा बनाएंगे, ठीक है ना? और ये भी आप ध्यान में रखिएगा, समुद्र के किनारे हैं, अंग्रेज पहले आएंगे, तो आंदोलन भी सबसे पहले यहीं पे शुरू होगा, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हुआ, यहीं पे सबसे ज्यादा समाज सुधारक भी पैदा होंगे, क्योंकि जहां पे विकास होगा वहीं तो सुधार करेंगे, जहां विकास ही नहीं होगा वहां सुधार क्या करेंगे? हमने ये ठीक वैसे ही हुआ, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वहीं पर तो अच्छे अच्छे सैलून खुलेंगे, अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर खुलेंगे। गांव में क्यों नहीं खुलेंगे? गांव में लोग मुंह धो के काम चला लेते हैं, अपना काम करो, इतना पैसा थोड़ी हमारे पास।
नहीं तो मान लो मिट्टी से धो ली, अपना कोई भी हुआ, नीम की पत्ती हुआ, दादी जी बताते रहते हैं बेटा नीम की पत्ती से धो, तेरा चेहरा साफ हो जाएगा, तो शाहरुख खान बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पैसा है, लिखा है चेहरा ऐसे दिखा दिए, ये सलमान कटेंगे, पैसा फेंके अपना बैठे हैं, वो अपना लगा रहे हैं, जो भी लेप हुआ, महिलाएं भी अपना है, वो भी अपना लगा रहे हैं। पहले वो पूरा ब्लैक दिख रही थी, वहां गई आई, अच्छा हाँ अब मैं सही दिख रही हूँ, तो इसलिए तो इसका मतलब ये है कि जो भी ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, इसका मतलब कि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। सुंदर है कि नहीं इसकी कोई गारंटी है नहीं, लेकिन सुंदर दिखना चाहते हैं, इसलिए सैलून और ब्यूटी पार्लर के लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है और अच्छे प्रोफेशन बन गए। अब किसी को ये नहीं लेना है कि ये सब चलता है, जिसके पास पैसा है अपना यूज करना है। और बाबा रामदेव भी अभी सैलून में तो नहीं कूदे हैं, ब्यूटी पार्लर में। अब कूदे भी कैसे लोग कहेंगे आप तो बाबा जी दाढ़ी रखे हुए हैं, तो हम कैसे आपकी बात मानेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एक्ट की विशेषता, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या बनाया जाता है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम यहीं पे दिया गया है। क्या दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बोला गया? गवर्नर जनरल। इसका मतलब हमने क्या किया? इसके पद को बढ़ा दिया। और इतना ही नहीं, जब पदनाम यहां पे देंगे तो इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक टीम भी देंगे। मैनेजर बना दिए तो गाड़ी वाड़ी भी देंगे ना, तो दिए इसको। तो क्वेश्चन यहां पे कैसे बनेगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अर्थात गवर्नर जनरल का पद कहां पे बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना। और बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल क्यों हम बना रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जब व्यापार यहीं पे हो रहा है, सबसे ज्यादा गतिविधियां यहीं पर हो रही हैं, तो सबसे ज्यादा मैच्योर भी यहीं का व्यक्ति होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ रहा है? ये चीज यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो 4 सदस्यीय टीम थी, यही कार्यकारी परिषद थी। कार्यकारी परिषद 4 सदस्यीय टीम के कार्यकारी परिषद का यहाँ पे गठन हो जाता है, जो इनकी सहायता करते हैं। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये 50 बार आया हुआ एग्जाम में, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये किस लिए आया हुआ है? ऐसा नहीं नाम याद रखना, नाम याद ये रखना है कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का पदनाम, और उस समय ये बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और किस एक्ट के थ्रू बना? 1773 में। कैसे भी ये क्वेश्चन यहाँ पे मतलब घुमा सकते हैं। गवर्नर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितनी सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था? 3, 4, एक भी नहीं, कोई नहीं, तो ऐसे तो 4 सदस्य। अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल। पहले तो ये थे, अंतिम कौन थे? अंतिम पे आएंगे तो देखेंगे। अंतिम गवर्नर जनरल का नाम था, क्या नाम था उनका? अंतिम में तो फिर वहां से वायसराय मतलब शुरू। अब आपको देखना है, गवर्नर जनरल के पद को जब वायसराय में चेंज करेंगे तो उसका नाम महत्वपूर्ण हो जाएगा। और वायसराय क्यों बनाएंगे ये भी हमको देखना है। सर ये लॉर्ड माउंटबेटन और ये अलग है। लॉर्ड बेटन क्या चीज? एक और नाम था ना लॉर्ड माउंटबेटन, वो अलग है। हाँ वो अलग। और यहां पे देखना है, मद्रास एवं बंबई के जो गवर्नर थे, मद्रास एवं बंबई, ये आपने लिख दिया? यहां तक समझ में आ गया? बस
समझना है, जब प्रश्न करेंगे तो ये अपने आप। देखो कोई भी चीजें ध्यान में रखना है वो स्ट्रक्चर के थ्रू आपको रखना है। कोई भी चीज ऐसे लिख नहीं देना है, वो जैसे पेपर में होता है कि पूरा लाइन लिख दिए तो वो याद नहीं होगा कभी, ना वो समझ पाएंगे। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर, अब यहाँ पे जो थे मद्रास और बंबई के गवर्नर, ये प्रेसिडेंसी थी। क्या थी? प्रेसिडेंसी। आप जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो वहां पे प्रेसिडेंसी बैंक पढ़ेंगे, वही प्रेसिडेंसी बैंक कन्वर्ट होते होते जाके स्टेट बैंक बनती है। तो ये जो प्रेसिडेंसी थे, इन प्रेसिडेंसियों के ये गवर्नर किसके अधीन आ जाएंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। पहले ये सभी एक दूसरे से अलग थे, पहले कोई किसी के अधीन नहीं था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी के ये जो गवर्नर थे उनके अधीन आ गए। ये प्रेसिडेंसी मतलब क्षेत्र है सर? हाँ, प्रेसिडेंट एक प्रकार का एरिया आप कह सकते हैं। ये जैसे दिल्ली को आप मान ले प्रेसिडेंसी, यहाँ का कार्य जो संभाल रहा है। अब सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला समझ आ गया। हाँ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला समझ आ गया। वही ये सब देखो क्या होता था, पहले बैंकों का क्षेत्र अलग अलग था, फिर सबको वो मिला तब वहां 1921 में कर दिया सर इंपीरियल में। बैंकिंग का विकास है, उस विकास को जब पढ़ेंगे तो ये जो प्राइवेटाइजेशन सिस्टम हो रहा है इससे जोड़ेंगे तो वो सब सारी चीजें और समझना। यहां तक कोई दिक्कत? आइए अब ये चीजें आ रही, ध्यान से देखिएगा। अगर सरकार यहाँ पे ये आ रहे हैं, गवर्नर जनरल वहां पे बना, ये उसके अधीन आ रहे हैं, तो न्याय की व्यवस्था के लिए कम होगा। बंगाल कहां पे है? बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता ही। कलकत्ता में होगी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, क्योंकि अब भाई साहब 4 सदस्यीय टीम लेके वहां पे बैठे हुए हैं, तो न्याय भी तो करेंगे और कोई पहला न्यायाधीश भी होगा। तो ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। सरकार मदद कर रही है तो मदद करने में सरकार सब्सिडी दे रही है शुरू में। जो सरकारें शुरू में अपने लोगों की सहायता करती हैं वही अंत में पाती हैं, और हमारी सरकार ये चाहती है कि हम करें कुछ ना ले ज्यादा। हमारे यहाँ के पहलवान बेचारे पहलवानी करते करते मेडल पाते पाते थक जाते हैं, घर वाले कहते हैं भाई कुछ काम कर ले, नहीं इसी में रह जाएगा। तो ठीक है, कलर की नौकरी मिल रही कर ले। पहलवानी छोड़ के क्या कर लिए? कलर की नौकरी। अपनी इच्छा को क्या किए? मार दिए। कहां से भारत मेडल जीतेगा? एक बार और एक्सप्लेन करो। क्या? मान बम्बई के हाँ? ये बम्बई से मतलब पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, मद्रास प्रेसिडेंट, बंगाल भी एक प्रकार की प्रेसिडेंसी ही है, आप ये समझिएगा। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, यहाँ पे केवल गवर्नर होते थे। ये सभी गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अलग का मतलब ये अपने क्षेत्र को संभाल रहे हैं, ये अपने क्षेत्र को संभाल रहे हैं, ये अपने क्षेत्र को संभाल रहे हैं, ये अपनी बस चला रहे हैं, ये अपनी बस चला रहे हैं, ये अपनी बस चला रहे हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे जो सवारी बैठा हो ढो अपना। उस घूस को खत्म करने के लिए कि नीचे लिया। हाँ, वही तो नियंत्रण जैसे जैसे करें। धन के भ्रष्टाचार को नियंत्रित आप तभी कर सकते हैं जब रेगुलेशन आपका अच्छा हो। अगर आपके यहाँ जो पुलिस चौकी में एसएचओ अच्छा आ जाए और रेगुलेशन उसका अच्छा हो, देखिए 1 महीने के अंदर सारे भ्रष्टाचार अपने आप इस स्तर पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन पवित्र भावना होनी चाहिए। अब है कि नहीं ये क्या बताया जाए, है ना। तो यहाँ तो महिला सिपाही भी अपना हाथ मारने लगती हैं तो अलग ही बात है। मतलब हाथ मारने का मतलब यहाँ पे देखो, तो बंगाल, मद्रास और बंबई ये जो प्रेसिडेंट पहले सब अलग थे, कोई कौन सी सवारी बैठा है कोई मतलब नहीं। लेकिन अब इनको क्या, इनको गवर्नर जनरल पद नाम दे दिए गए बड़ा। अब ये दोनों इनके अंडर में है, क्या करना है क्या नहीं करना है सलाह लेनी पड़ेगी, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, रेगुलेशन पड़ेगा। ये समझ में
और इनकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया जो इनको सलाह देगी। इसीलिए जब आप किसी बड़े पद पे जाते हैं या आपका कोई इंस्टीट्यूशन है बहुत डेवलप हो गया तो आपके साथ एक स्टाफ सलाह देने के लिए आ जाता है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पास कम से कम 50 सलाहकार होंगे, हर स्तर पे जोड़ लिया जाए तो ज्यादा ही होंगे, 50 सलाहकार होंगे, सलाह देते रहते। अब प्रधानमंत्री का विवेक है कि किस तरफ काम करें। ये मिटाया जाए। सर किसी देश की विदेश नीति को प्रधानमंत्री तय कर सकता है या फिर सलाहकारों के द्वारा ही चलती है? देखो मेन चीज तो होता है प्रधानमंत्री, वो चाहे तो सिर्फ कर देगा। सलाहकार का मतलब ये सलाह दिए, भाई सिंपल सा मान लो मेन आप हैं या आपको सलाह देने वाले मेन आप हैं, आपका विवेक किस स्तर का मेच्योर है। वो सब देश के अगर खिलाफ हो वाले वो प्रधानमंत्री की जो चाह रहा है तब से नहीं, देश के खिलाफ प्रधानमंत्री चुना हुआ है, रहना तो देश में ही है, देश के खिलाफ कदम उठा के बाहर आ जाएगा। छोटे लोगों को छुपने के लिए बहुत सारी जगह हैं, बड़े लोगों को छुपने के लिए कोई जगह बस्ती नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री हैं, एक कार्य अगर गलत करेंगे तो जनता के बीच में जाना है, जनता के बीच में रहना है और जनता से वोट लेना है और जनता से इनकी पहचान बनी हुई है। विदेश के लोग इनका सम्मान भी करते हैं, तो इसलिए सम्मान करते हैं भारत देश की जनता ने वोट दिया हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति बुला के क्यों बात करेगा, पहले वीजा नहीं ले पाते थे अमेरिका जाने के लिए क्योंकि वहां पे दंगा हो गया था, इन्होंने साहब ने दंगा कराया। लेकिन जब बहुमत की सरकार आई तो ये अमेरिका भी डर गया, नहीं नहीं ठीक है भारत की जनता है, अगर इस भारत की जनता ने माफ कर दिया और इतने बहुमत से ला रही है तो फिर हम कुछ नहीं होते, हम कौन है। मतलब किसी माँ ने अपने बेटे को अगर माफ कर दिया, उस बेटे ने माँ के स्तर पे एक ऐसा काम किया था जो नहीं होना चाहिए था, मतलब उसको प्रताड़ित किया था या घर के स्तर पे कुछ ऐसा किया था, जब माँ ने माफ कर दिया तो मैं तो इसकी माँ भी नहीं हूं ना, तो मैं ठीक है बेटा, ये समझ पाए। तो ध्यान रखिए, इसीलिए कोई प्रधानमंत्री जल्दी कोई ऐसा काम नहीं करेगा और जब करेगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। हमारे आपके देखने में लगता है कि प्रधानमंत्री वो रहते हैं, एक ही जो निर्णय होते हैं ना, हालत अंदर से कांपती रहती है, इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसीलिए चुनाव में जीतने के लिए जोर एकदम जान लगा देते हैं। जब कोई गवर्नमेंट सुधार करती है तो फिर चुनाव जीतने के लिए चाहे जो भी हुआ एन केन प्रकार चुनाव जीतना है, उस चुनाव के द्वारा दिखाना होता है कि हम अभी ताकतवर हैं। तो यहां पे देखना, तो इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में, कहां पे, कलकत्ता में 1774 में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे देखिएगा, ये जब उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, क्या थे, मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझ में आया। यहां तक कोई दिक्कत? तो देखिए, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को अब यहां पे और हमें देखना है मुख्य इस एक्ट में एक चीज और यहां ये ध्यान रखना है, ये मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था ये आपको पता करना है, मेरे को भी ध्यान में नहीं रहा।
दिमाग में घूम रहा है कुछ ऐसे ही ना, कोई बात नहीं, बाद में तो एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। अब देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? कलकत्ता। किस सन में की गई? 1774 में, 1774 में। कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो 3 और मुख्य न्यायाधीश 1, तो टोटल 4। इन सब पे भी क्वेश्चन। और इसके द्वारा देखना है, देखना जो कंपनी के कर्मचारी किस हद तक अपना लाभ ले रहे थे। अब देखिए बिटाइन से ये स्ट्रक्चर दिमाग में बन रहा है ना, ये समझ में तो आ रहा है। अंग्रेजों से हमें घृणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बेचारे सब लूट के लेके चले गए, तो करनी चाहिए घृणा। सोच भी पड़ जाते हैं कि मैं करूं कि ना करूं। नया प्रणाली भी अच्छी देगी वो, गवर्नेंस अच्छी सिखा गया। नहीं, दिक्कत ये है ना, कोई चीज अच्छी सिखा के जाए, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो उनका था मोटी धन, वो तो हम मतलब पा गए, समझ में आया? मतलब ये समझो कि कोई गाड़ी लेकर आया था, बस अब हम लटक के पहुंच गए यहां पे। ये तो हमारी काबिलियत है ना, ये हमें यहां पहुंचाने के लिए नहीं आए थे। समझ में आया? ये चीज जैसे कभी कभी फिल्मों में देखते होंगे, बस आती है, हीरो के पास किराया नहीं रहता, ऐसे लटक जाता, लटक के पहुंच गया बंबई और फिर वहां का डॉन बन गया। तो ये बस इसको, ये गरीब बेचारा था, इसको ले जाने नहीं आई थी, ये तो हम पहुंच गए अनजाने में। ठीक है ना? या जैसे गरीब बच्चे होते हैं, कोई गरीब बच्चा अगर, कोई गरीब भारत का प्रधानमंत्री अगर बन रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री बनाने के लिए थोड़ी उसे संघ ने शामिल किया था। वो इन्वायरमेंट है, धीरे धीरे ख्वाहिशें जागृत हो गई, उस स्तर पे डेवलप हो गया, बन गया। नहीं, कौन बनने देना चाहता है? इसके तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे, यहां पे कंपनी के कर्मचारी कंपनी के जो कर्मचारियों थे, इनको निजी व्यापार करने, लोगों से उपहार व रिश्वत लेने, लोगों से उपहार या रिश्वत लेने से क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। भारत में अभी तक नहीं हो पाया। अंग्रेज उस समय कर रहे थे, इनकी कंपनी बढ़ेगी कि नहीं? हमारे यहाँ के डीएम अभी भी ले लेते, दे दो कुछ। कंपनी के कर्मचारी, जो कंपनी के कर्मचारी थे, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सरकार आई वहां की, क्या की? कोई निजी व्यापार नहीं करेगा, अपना व्यापार नहीं, कंपनी में करना है, कंपनी में काम करो, नहीं तो छोड़ो जाओ। और लोगों से कोई उपहार या रिश्वत नहीं लेगा। उपहार या रिश्वत लेंगे तो फिर गलत होगा। ये समझ में आ रहा है? और इसी एक्ट के तहत एक काम और किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया, कंपनी पर कंट्रोल बढ़ गया या सशक्त हो गया, जो भी आप समझे।
अब नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, नियंत्रण जब बढ़ेगा, नियंत्रण बढ़ने का मतलब क्या है, सारी की सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार के पास जाएगी। अगर कंपनी यहां सांस भी लेती है तो ब्रिटिश सरकार को पता चलेगा आज कितना ऑक्सीजन लिए भाई साहब, ये कंट्रोलिंग पावर होती है। मतलब इस हिसाब का ये यहां पे कानून व्यवस्था बनाएंगे और तब यहां से धन की निकासी और तेजी से कर पाएंगे। ये समझ में आया? देखिए अब ये काम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, भारत में जो भी इकोनॉमिक स्तर पर है इसे कंट्रोल बढ़ गया। और कैसे, भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले, देखिए राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले जो है डिफेंस के स्तर पे, सिविल, राजस्व के रेवेन्यू, ये जो मामले हैं कि जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अब आवश्यक कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को देना नेसेसरी कर दिया गया। आवश्यक, अब ये जरूरी था। क्या था, रेवेन्यू के स्तर पे कितना आ रहा है, नागरिकों के स्तर पे क्या पॉलिसी बना रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, डिफेंस के स्तर पे क्या काम कर रहे हैं, सैन्य के स्तर पे सारी की सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना है। बिना जानकारी के कुछ हो नहीं सकता। और इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर कंट्रोल बढ़ गया, मतलब नियंत्रण सशक्त होता है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहां तक समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, कुछ याद आ रहा है? ऑप्शन है मेरे को, ऑप्शन है, एलिजा इम्फे एक नाम था, एलिजा इम्फे नाम सुने हो? एलिजा सुना है इम्फे, एलिजा इम्फे, ऐसे ये मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, इसको ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बंगाल, वहां कलकत्ता में था, वहां पे बनाया गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। एसएससी, सीपीएफ, एएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग और कोलिन सैंडर्स। तो कौन था? वारेन हेस्टिंग। कर लेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखना है, मैं लिख रहा हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ये हो गया, ये समझ में, यही है टोटल। कहीं पे समझने में कोई दिक्कत है इस एक्ट में हो तो आप बता दीजिए, मैं इसको फिर से बता देता हूं आपको, आगे समझ। अब देखिएगा आगे जितने भी एक्ट बनेंगे उन एक्टों में सुधार होगा। क्या होगा? सुधार। सुधार किस लिए होगा कि नियंत्रण को और कैसे बढ़ाया जाए, ये बात समझ रहे हैं। और वही है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट।
संविधान का ये अपने एक्ट का विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे संविधान का विकास यही हो रहा है। क्या टाइम हो गया? 2 बज गए। क्वेश्चन आप देख लीजिए फिर। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, मतलब किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत प्रोविजन किया गया जिसके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का। उस साइड पर कलकत्ता में। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1713। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया। ठीक, आज ये